5 videos, 6 months of channel and still 166 subscribers. गजब बेइज्जती है। बढ़िया, वही हम तो अपना काम करेंगे यार। बाकी तुम्हारा काम होता है तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके जिसका कि नाम है संसाधन एवं विकास का सेकंड पार्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी आपको कि संसाधन क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आप जो बताने वाला हूँ उसके आगे की कहानी आपको बताऊंगा कि संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन का संरक्षण क्या होता है, सतत पोषणीय विकास क्या होती है, भू संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका कि पहला आज का टॉपिक जो है उसका पहला है संसाधन का विकास। संसाधन का विकास, ठीक है। तो दोस्तों जब से पृथ्वी आई है, यानी कि जब से पृथ्वी का विकास हुआ है, तब से जो है संसाधन जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पर अभी का जो सिचुएशन बन रखा है उसमें क्या है, संसाधन पे जो है ना कुछ लोगों का जो चुनिंदा लोग हैं उनका अधिकार हो गया है। वही उसको जैसे मन तैसे यूज करते हैं, जितना मर्जी उतना इसका इस्तेमाल करते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, यानी कि समाज के बाकी तबके को और कुछ नहीं मिलता। तो इसी समस्या को कम करने के लिए जो है ना, इसी समस्या को कम करने के लिए संसाधनों का विकास किया जाता है। संसाधनों का विकास, इस समस्या को कम करने इन द सेंस कि पृथ्वी पर या समाज में शांति बनाए, समाज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो है ना, संसाधनों का जो होता है कि एक न्याय संगत बंटवारा किया जाता है समाज के अंदर, ताकि जो है उससे सबको लाभ हो, सबको लाभ मिले, ठीक है, सबको लाभ मिले। इसका एक इस तरह से इसका बंटवारा किया जाता है और इसका विकास किया जाता है ताकि विश्व में भी शांति बनाए रखे, किसी पर्टिकुलर आदमी के पास भी रिसोर्स ना हो और उससे समाज का भला भी होता रहे। और इसी को हम कहते हैं संसाधनों का विकास। और इसमें जो है ना सतत पोषणीय विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत पोषणीय विकास जो है, पोषणीय विकास जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कितने लोग पूछोगे सर सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जिससे कि पर्यावरण को कोई हानि ना हो, यानी कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। ओके, अब इसी सतत पोषणीय विकास को लेकर जो होता है ना, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कब और कहां हुआ था, तो कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसमें किस पे जोर दिया गया था? तो सतत पोषणीय विकास पे, ठीक है, इस पे सतत पोषणीय विकास पे बढ़ावा दिया गया था। और इसको जो हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये सब के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात आती है संसाधन नियोजन की। अब भाई नियोजन मतलब क्या होता है? जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, नियो मतलब नए तरीके से उसका
फिर से करना, मतलब उसको नए तरीके से फिर से उसका एक ऐसा मतलब काम करना जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास ना हो, उस संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल हो। उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, ठीक है। तो संसाधन नियोजन करने के लिए सरकार 3 कदम उठाती है। पहला, संसाधनों को पता लगाना, संसाधनों का पता लगाना। दूसरा होता है क्या? तो दूसरा होता है प्रौद्योगिकी। फिर उसमें जो है उसका क्या करना? प्रौद्योगिकी लगा के उसको निकालना, प्रौद्योगिकी लगा के उसको निकालना। और तीसरा होता है फिर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि उसका बांटना, उसका इस्तेमाल करना, बांटना या इस्तेमाल करना। अब भाई तीनों क्या बोला है? तो पहला होता है इसका संसाधनों का पता लगाना, मतलब कि सरकार क्या करती है? सरकार जो है सबसे पहले पूरे देश में जो है अपने जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई तुम जाओ और पता लगाओ कि कहाँ कहाँ क्या है, या इंजीनियर्स को कहते हैं भाई पता लगाओ कि कहाँ पे कौन से संसाधन है। जैसे कि उड़ीसा में है तो उड़ीसा में कौन सा संसाधन है, झारखंड में कौन सा संसाधन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा संसाधन है, उसके बारे में पता लगाओ। वहां पता लग गया। अब सिर्फ पता लगाने से तो निकलता नहीं है ना भाई, क्या नहीं निकलता। तो दूसरा होता है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। अब दूसरा चरण क्या होता है कि इन संसाधन को, जो यहाँ पे संसाधन मिले हैं, इसमें प्रौद्योगिकी का यूज करना, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको निकालना। अब जैसे मान लिया अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोयला मिल गया, हालांकि मिलने के चांस बहुत कम है कि मतलब ना के बराबर है, पर फिर मान ले सपोज करते कोयला मिल गया यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे भाई? सरकार को पता लग गया, केजरीवाल जी को पता लग गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जब से जेएनसीटी बिल आया है, वो भी एक इस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जेएनसीटी बिल क्या है आपको सब बताऊंगा उसमें। तो कोयला यहाँ पे मिला, ठीक है, कोयला मिला। अब सरकार क्या करेगी कि भाई मैं मान ली इंजीनियर सरकार का, तो सरकार कहेगी मुझे भाई रमन जाके देख क्या है। मैं आया, देखा, मैं रिपोर्ट की कि सर यहाँ पे ना जो है ना लिग्नाइट कोयला, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है कोयला, लिग्नाइट कोयला, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, हम अगर इसका यूज करें तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा ये बात है, मोदी जी सोचते हैं दाढ़ी खुजला पिला के, अच्छा ये बात है, चलो। कहता है कि भाई अब तुम जाओ अपना टेक्नोलॉजी लेके और उसको निकालो बाहर, उसको क्या करो? बाहर निकालो। मैं गया, यहाँ खुदाई शुरू कर दी, जैसे भी खुदाई नहीं, खुदाई शुरू कर दी। अब खुदाई शुरू करी, अब खुदाई शुरू की और वहां से मैंने निकाल लिया इसको, सब कुछ प्योरीफाई सब करके, कोयले को भी मैंने सब कुछ अच्छे तरह से प्योरीफाई करके, अब क्या करना है मेरा? अब सरकार का काम आता है कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ करना और कैसे करना है। तो हमें पता है कि हमारे जहाँ पे क्या क्या है, बहुत जगह बिजली उत्पादन होती है, और बहुत सी ट्रेन अभी भी जो है कहाँ क्या होती है? कोयले पे चलती है। तो अब सरकार को सोचना होता है कि भाई अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कितने मात्रा में और कैसे करना है। इसको कहते हैं हम संसाधन नियोजन। समझ में आया? संसाधन नियोजन मतलब क्या होता है कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जिसमें कि किसी एक आदमी के हाथ में पूरी चीज ना जाए, उससे सबका भला, समाज का भला, देश का भला, और उसमें पूरे विश्व की शांति बनी रहे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छी लगे फिर जो मर्जी करो, डिसलाइक करना डिसलाइक कर दो। कमेंट पे बताओ क्या क्या अच्छा नहीं लगा, क्या क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, वो भी बताओ यार। आप लोग बताओगे तभी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, अपना हौसला मिलेगा मुझे भी, आगे मैं भी आगे बढ़ूंगा कि नहीं स्टूडेंट्स मेरे हैं, मेरे उसमें काम कर सकता हूँ मैं भी। तो प्लीज बताना जरूर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब भू संपदा क्या होती है, भू संसाधन क्या होता है। भू संसाधन, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भू मतलब भूमि और संसाधन मतलब रिसोर्स, यानी कि भूमि संसाधन। भारत का जो हिस्सा है वो 43% क्या है? मैदान है, जहां पे
कृषि वगैरह होती है और हम रहते हैं। 30% हिस्सा क्या है? पर्वत है, जहां पे वो नदियां सब बहती है। और 27% जो है वो पठार है, जिसपे कि खनिज लवण सब पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, खनिज सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई मुझे बताओ कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना यार, पर्वत और पठार में क्या अंतर है, बता सकते हो? तो बेसिकली मैं बताता हूं क्या है। पर्वत जो होता है एक ऊंचा नुकीला हिस्सा होता है जमीन का, ऊंचा और नुकीला हिस्सा होता है जमीन का, ठीक है। और पठार जो होते हैं वो समतल हिस्सा होता है, समतल हिस्सा होता है। ये जो पठार जो होता है वो मैदान से ऊंचा होता है, पर पर्वत से छोटा होता है। यानी कि पहाड़ से छोटा होता है, मैदान से ऊंचा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पठार, ठीक है। यहाँ पे गांव भी बसते हैं, पर पर्वत पे कोई गांव नहीं बस सकता भाई। हिमालय पे कौन जाएगा रहने के लिए, लेकिन दक्कन के पठार पे तो रहते हैं लोग। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई सबको बात? क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारा जो देश है ना, उसमें जो भूमि है वो विशेषतर किसके लिए यूज होती है? कृषि के लिए या रहने के लिए, इसके अलावा और किसी के लिए यूज नहीं होती है। हमारा जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, पर इसके 93% हिस्से का ही ना हमें मालूम है। क्यों? मतलब इसका हम इस 32.8 लाख किलोमीटर का के एरिया का मात्र 93% का ही हम यूज कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, वहां पे हम नहीं, उसके कुछ के बारे में हम नहीं जानते। ऊपर जम्मू कश्मीर में चले जाओ, अक्साई चीन का कुछ क्षेत्र है, वहां पे हम नहीं करते कुछ भी, जबकि वो हमारा क्षेत्र है। पीओके हमारा क्षेत्र है। आप अंडमान निकोबार चले जाओ तो एक जनजाति जहां पे हम जंगल है, वहां पे हम घुस ही नहीं सकते। तो इन सबको छोड़कर हम मात्र 93% हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 93% हिस्सा है ना, वो किसमें यूज होता है? कृषि में, खेती में, रहने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मगर क्या देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है ना, ये मृदा जो है ना, हमारी जो भूमि है, वो अपनी जो है ना उर्वरा शक्ति जो कम करती जा रही है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, जिससे कि ना एक जो है ना, एक बहुत ही एक आपदा सामने आ गई है कि भाई हम रहने के अब जो है ना वांदे पड़ गए हैं। क्या वांदे पड़ गए हैं? मतलब कि भाई जब हमारे पास पेड़ ही नहीं होगा, जब हमारे पास रहने का, हमारे पास सांस लेने के लिए जगह ही नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे रह के, ठीक है ना। एक डाटा, जब 1952 में राष्ट्रीय वन नीति जब लागू हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि भाई पूरे देश का 33% हिस्सा जो होगा ना, वो वन के लिए आरक्षित होगा। किसके लिए आरक्षित होगा? वन के लिए आरक्षित होगा। मगर अभी जो डाटा है ना, वो है मात्र 23% का, 23% का। आपको आगे बढ़ते हुए एक बात और बता दूं, विश्व में ना कहीं पे सबसे ज्यादा अगर जंगल है ना, तो वो कहां पे पता है? इजराइल। इजराइल में सबसे ज्यादा पेड़ है, जंगल नहीं, पेड़ मतलब सबसे ज्यादा पेड़ कहां पे है? तो इजराइल में है, ठीक है। और हमारा जो अभी वन, हमारा जो है मात्र 23% वन है। अब भाई अब धीरे धीरे ये भी खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो इसका रेशियो भी कम होता जा रहा है। अब भाई 4 व्हीलर लोगे, रखने का जगह है नहीं, तो कहां रखोगे भाई, कहां रखोगे, ठीक है। तो ये सब तो होगी भौगोलिक क्षेत्र की बात। अब मतलब क्या होता है कि इसका कुछ तो कारण होगा ना निम्नीकरण का। निम्नीकरण का कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब उर्वरा शक्ति कम होने के कारण क्या है, इसके क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है ये अपनी उर्वरा शक्ति कम करती जा रही है धरती। क्या कारण है? पता है क्या कारण है? नहीं पता? पता है तो कमेंट करो कमेंट, अगर पता है तो। नहीं पता तो बोलो, मैं बताऊंगा। बताऊं? चलो बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। मैं जो इसके निम्नीकरण के उपाय बताऊंगा ना, वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा उसके संरक्षण के उपाय। जो मैं निम्नीकरण का उपाय बताऊंगा उसका उल्टा हो जाएगा संरक्षण का उपाय।
तो निम्नीकरण का उपाय क्या क्या है, निम्नीकरण के कारण क्या क्या है, सॉरी, तो कारण क्या क्या है, तो पहला कारण है वनों की कटाई, वनों की कटाई। अच्छा पहले ये बताओ निम्नीकरण का मतलब समझ में आया ना तुम्हें, मैं फिर से बताऊं, चलो मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब होता है भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आना, या फिर भूमि का कटाव होना, या फिर भूमि का बंजर हो जाना, तो क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण। तो इसका पहला कारण है वनों की कटाई। तुमने आए दिन सुनते होगे कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, असम में बाढ़ आ गई, अरे इधर तो चलो कभी कभी आते हैं, बिहार में तो हर साल आता है, बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, वहां पे हर साल बाढ़ आते हैं। तो क्यों आता है इन सब जगह पे पता है, इसका एक फैक्टर है वनों की कटाई। देखो जहां पे पेड़ होंगे ना, जहां पे पेड़ होंगे वहां पे जो पेड़ की जड़ होती है ना, जड़ वो मिट्टी को पकड़े रहती है, ठीक है, मिट्टी को पकड़े रहती है, और जो कभी अगर पेड़ सब बाहर सब आती है ना तो उसको रोकती भी है। अब हम जब वन ही काट देंगे, जब ये वन काट देंगे, वृक्षों को काट देंगे, पेड़ को काट देंगे, तो क्या कुछ उसका कुछ रॉ मेडोड़ा तो बनेगा नहीं कोई, जब रॉ मेडोड़ा नहीं बनेगा तो स्लोली बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा। अब वनों का अगर उपयोग देखना है, तभी सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ ना, अभी ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो ना सारे, कोविड में ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो, मर रहे हो ना सारे। अगर पेड़ हम बचा लिए होते, पेड़ों को अगर हमने बचाया होता तो आज इसकी नौबत आती, ये लगाना पड़ता, मास्क लगाना पड़ता, नहीं लगाना पड़ता। तो प्लीज पेड़ों को मत काटिए, उसको जितना ज्यादा हो सके बचाइए, संरक्षण कीजिए। मैं कहूंगा अपने हर बर्थडे पे पैसा खर्च करने के बाद, चलो पैसा भी खर्च करो लेकिन एक पेड़ जरूर लगाओ, ताकि ये अपना जो संसार है, अपनी जो पृथ्वी है वो बची रह सके, अपनी पृथ्वी जो है एक अच्छी फ्यूचर दे सके अपने आने वाले जनरेशन को, ठीक है। दूसरा है भूमि निम्नीकरण का कारण कटाव। कटाव क्या होता है, तो जब बाढ़ आती है तो कभी कभी देखना गांव इलाके में ज्यादातर क्या होता है कि जैसे अगर ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, और यहां से अगर पानी बह रही है तो ये क्या करती है, मिट्टी को अंदर से काटती है। मतलब जैसे कि इस ऊंचाई पे अगर मिट्टी है, यहां तक मिट्टी है, तो पानी अगर यहां तक नहीं जा सकती तो ये यहां से इसको नीचे से काटना शुरू करती है ना, नीचे बार बार धक्का मारती है, पानी अपना जो फ्लो से आती है पूरा धक्का मारती है। तो धक्का मारने से क्या होता है, मिट्टी कमजोर होती है और फिर नीचे से कट जाती है, वो नीचे से कट टूट के वो मिल जाती है जमीन नदी में। तो जब ये नदी में मिल जाता है तो क्या होता है, इससे ऊपर का जब बेस ही नहीं रहेगा तो ऊपर का होगा, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो ऊपर गिर जाती है मिट्टी। इस कटाव जो है ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। और कटाव को हम रोक कैसे सकते हैं, तो एक सबका इलाज है पेड़ लगा के। कैसे, मैंने पहले बताया, पेड़ जब लगाते हैं हम तो पेड़ क्या करता है, वो जो मिट्टी होती है मिट्टी उसको जकड़ के रखता है एकदम पूरी तरह से। जैसे कि अगर मान लो जैसे ये पेड़ है, कटिंग मेरी जो ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, ये पेड़ है, मान लो क्या पेड़ ये तो इसकी जड़ें होंगी ना, जड़ें ये मिट्टी को ना पूरे अच्छे से जकड़ के रखती है। बरगद का जो पेड़ कभी देखा होगा ना, उसकी जड़ें होती है ना 1-1 किलोमीटर तक फैली होती हैं। कभी बरगद या पीपल के पेड़ को देखो तो उसकी जड़ें 1-1 किलोमीटर तक फैली होती है वो जड़ें। तो मिट्टी को उतने 1 किलोमीटर के एरिया की मिट्टी को जकड़ के रखती है, जिससे कि मिट्टी को कटाव नहीं होता है, ठीक है। तीसरा कारण है पेस्टिसाइड का यूज। पेस्टिसाइड का यूज, पेस्टिसाइड क्या होता है, तो खेती गांव में सबने देखी होगी, उसमें हम किसका यूज करते हैं, देखा वो दवाई छिड़कते हैं, हम पोटास छिड़कते हैं, हम फर्टिलाइजर देते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उससे क्या होता है ना, जमीन की जो है ना, जो एक्चुअल उर्वरा शक्ति होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, जिसके वजह से जो है वो उर्वरा शक्ति उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो हमारे उत्पादन तो चलो एक टाइम के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टाइम जो उस पर इंपैक्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है। चौथा क्या होगा इसका, बता जल्दी से, अत्यधिक खेती। अब ये क्या है भाई, अत्यधिक खेती मतलब क्या होता है,
हम जब खेती करते हैं ना तो खेत को ना कुछ समय के लिए परती छोड़ देते थे पहले। परती मतलब खाली यूं ही कि चलो भाई तुम जो है ना अभी ह्यूमस लो, एनवायरमेंट से जो लेना तुम्हें लो, एकदम परती छोड़ दिया हमने ताकि वो तैयार हो सके अगले फसल के लिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जो है लोग हर महीने, हर मतलब 6 महीने के बाद, 6 महीने जैसे अभी 6 महीने खत्म हुआ यानी कि नवंबर में अप्रैल तक हुआ, फिर क्या करते हैं ये, फिर अप्रैल में एक और 3 महीने की फसल बो देते हैं। फिर उसके बाद अब 3 महीने अप्रैल में, जून, फिर जुलाई में फिर से एक मक्का बो देंगे। तो पड़ती मिला जमीन नहीं हुआ उसको पड़ती। तो जब पड़ती नहीं छोड़ा तो इन्वायरमेंट से कुछ लेगा ही नहीं, अपने आप को वो करेगा ही नहीं फिर से तैयार। जब वो नहीं करेगा तो वाजिब सी बात है उर्वरा शक्ति कम हो गई होगी। समझ में आई इतना बात। अब संरक्षण में क्या कर सकते हैं, वनों की कटाई रोक दो, ठीक है, वनों की कटाई रोक दो। दूसरा कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जगह जगह डैम बनाओ, जगह जगह पेड़ लगाओ ताकि मिट्टी को पकड़े रहे। पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए। चौथा, अत्यधिक खेती के लिए नहीं, उसको जमीन को अत्यधिक खेती नहीं करनी चाहिए, जमीन को जो है थोड़े समय के लिए पड़ती छोड़ देनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत खराब है और पूरे देश की हालत बहुत खराब है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।